नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट की प्रिपरेशन सम्मिलित तरीके से करवाई जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सामान्य हिंदी का ये तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में भी हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पर बेस्ड रहेंगे। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं बेहतरीन स्टडी गाइड संपूर्ण पाठ्यक्रमानुसार। इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित दिए गए हैं और साथ ही साथ 14 विषयों पर संपूर्ण अध्यायवार थियरी जो है इस पुस्तक में दी गई है। 4 महीने की समसामयिकी दी गई है। 2019-18 के हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए 15 सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व्ड पेपर 2018 और 19 के, जिसमें 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने वाले हैं और आकलन भी करने वाले हैं कि किस लिहाज तक कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो दिए गए नंबरों पर कॉल करें, लिंक को फॉलो करें। अगर ऑफलाइन तरीके से परचेज करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट करें और बुक्स को परचेज करते हुए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपका हर एक सब्जेक्ट स्कोर दिलाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हिंदी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का अगर हम पर्यायवाची देखें तो सरिता यहाँ पर ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। चूंकि देखा जाए तो सरिता जो है वो नदी का पर्यायवाची है। और अगर हम गंगा के पर्यायवाची पर ध्यान दें तो ये जाह्नवी होता है, देवसरी भी होता है, देवपगा भी होता है, सुरसरी भी होता है, त्रिपथगा भी होता है, मंदाकिनी होता है, अलकनंदा होता है, सुरध्वनि होता है, नदीश्वरी होता है, भागीरथी होता है, विष्णुपदी होता है। तो ये सारे पर्यायवाची गंगा के हैं। अगर कोई और क्वेश्चन मिले तो इसी पर दाग दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना, तो देखा जाए दोस्तों तो हिंदी खड़ी बोली से अवधि की विभिन्नता मुख्य रूप से व्याकरणात्मक है। ठीक है, इसमें कर्ता कारक के परसर्ग यानी कि विभक्ति ने का नितांत अभाव है। अन्य उपसर्गों में प्रायः 2 रूप मिलते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो कर्म जो संप्रदान संबंध है का है और कारण अपादान सा ता से ते अधिकरण मा का है। तो ऐसे में देखा जाए तो ये यहाँ पर पूर्वी हिंदी कर्ता के साथ ने का जो प्रयोग ना होना, ये पूर्वी हिंदी की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा कम समझ में आया होगा तो आप इसको रट भी सकते हैं कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना ये पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पताका, जी हाँ दोस्तों, झंडा हो गया, ध्वज हो गया, झंडा, ध्वज, और यहाँ पर आपका प्रस्तर, ये क्या है, प्रस्तर क्या हो जाएगा, ये पत्थर का है दोस्तों। प्रस्तर किसका है, पत्थर का पर्यायवाची है। जबकि ध्वज, निशान, ध्वजा, झंडा, पताका ये सब आपस में समानार्थी हैं और पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। अंश शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है, तो अंश शब्द का यहाँ पर दोस्तों अर्थ है कंधा। क्या है, कंधा। जबकि जो ये अंश होता है ना, ये वाला अंश, इसका मतलब होता है हिस्सा या भाग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। स्थिर शब्द का पर्याय है,
स्थिर शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों अडिग रहना। क्या है? अडिग रहना। दृढ़ होना, स्थायी होना, स्थावर होना, निश्चल होना। ठीक है, निश्चलता यहाँ पर गुण हो गया, इस वजह से ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा। जबकि जो है यहाँ पर अडिग यहाँ पर सही होगा। ठीक है, दृढ़ता, स्थिरता, ये सारे के सारे गुणवाचक हैं। दृढ़ता एक गुण है, स्थिरता गुण है, निश्चलता गुण है, लेकिन दृढ़, निश्चल, स्थायी, स्थावर, स्थिर, अडिग ये सभी आपस में पर्यायवाची हैं। दोस्तों, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जो मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अंत में है तो विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये वाला विस्मय बोधक। ठीक है, यह चिन्ह आश्चर्य, खुशी, संबोधन व्यक्त करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए, रसानुभूति के कारण अथवा रसों को उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। और विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य को चुनना है। यहाँ पर राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो इसका सही होगा राम ने रोटी खाई है। चूंकि रोटी स्त्रीलिंग शब्द है अतः राम ने रोटी खाई है, यह वाक्य शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो व्यय किया जाता है, आय बढ़ती है, घास बढ़ती है, नहर बहती है। कुल मिला के कोई भी अगर शब्द दिया है, आपको ये पता लगाना है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो कोई क्रिया करवा दीजिए उससे। जैसे घास उगती है, आय बढ़ती है, नहर बहती है, लेकिन व्यय होता है। ठीक है, तो व्यय पुल्लिंग है। और अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द फिर से पूछ लिया। मजा आता है, सजा दी जाती है। तो सजा दी जाती है, सजा दी जाती है। तो यहाँ पर सजा भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। मजा यहाँ पर पुल्लिंग हो गया। सीधे से मजा आता है, मुझको मजा आता है। ठीक है, ये रजा कजा को आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सजा दी जाती है, मजा आता है, तो आता है तो इस वजह से पुल्लिंग हो गया। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। झुरमुट, ये झुरमुट स्त्रीलिंग नहीं जबकि पुल्लिंग है। झुरमुट। इच्छा होती है, अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। अंत्येष्टि, निराशा होती है, लेकिन झुरमुट ये जो है पुल्लिंग होगा। अगला है, ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द यहाँ पर आपको ढूंढना है। तो ज्ञानवती का जो पुल्लिंग होगा ज्ञानवान होगा। क्या होगा? ज्ञानवान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, केतु का पर्यायवाची क्या है? तो केतु, देखिए केतु का पर्यायवाची यहाँ पर दोस्तों ध्वज है। ध्वज, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं झंडा, पताका, निशान, जबकि नाग, सांप का जो है पर्यायवाची है। ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गगन, नभ, अंबर, व्योम, अभ्र, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। जबकि अवनि, भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, अचला, क्षिति, मही ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो अवनि यहाँ पर पृथ्वी का हो जाएगा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, अबला, कामिनी, भामिनी, प्रमदा, ललना, तरुणी,
अंगना, ये सब क्या हैं? स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन ललाम जो है ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। ललना, प्रमदा, तरुणी ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। ठीक है, और इस लिहाज से वर्ण सही हो जाएगा। देखिए, उच्चारित ध्वनियों को जब लिखकर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं और ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। घी खिचड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घी खिचड़ी होना इस मुहावरे का अर्थ है खूब घुलना मिलना। घी खिचड़ी, खिचड़ी में अगर आप घी मिला लो तो बड़ा मज़ा आता है, एक दूसरे से इतना लिपट और सिमट जाते हैं घी जो है खिचड़ी, कि पता ही नहीं चलता है घी में खिचड़ी है कि खिचड़ी में घी है। इसको कहते हैं खूब घुल मिल जाना, यह घी खिचड़ी होना। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, खंडन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो देखा जाए खंडन का विलोम जो होता है वो समर्थन होता है। जैसे मैं किसी बात का खंडन करता हूँ तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मैं फला बात का समर्थन करता हूँ। जबकि संपूर्ण शब्द का विपरीतार्थक होता है आंशिक। ठीक है, पूर्ण का होता है अपूर्ण, तो सन्मति का होता है असन्मति। ठीक है, विलोम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बड़े भाई के लिए शब्द क्या होता है? तो जो बड़े भाई के लिए शब्द होता है वो अग्रज होता है। अग्रज, अग्रज बड़ा भाई, अनुज क्या होता है? छोटा भाई। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? तो विसर्ग का जो उच्चारण होता है वह ह के समान होता है। जैसे प्रातः, प्रातः ये विसर्ग है ना, तो इसका उच्चारण हा के समान होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पैसेज है, निम्नलिखित दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। गद्यांश को पढ़ते हैं। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा, बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व को औचित्य सिद्ध करने वाले समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा ये दोस्तों शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है, इस रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है, यहाँ शिक्षा की बैंकीय अवधारणा से सीधा संबंध ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया से है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शिक्षक की उपस्थिति शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? वो इस अपनी वास्तविकता को नहीं जान पाते कि शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। कोई इसमें लास्ट में ये भी कहा गया है कि शिक्षक पढ़ाता जरूर है लेकिन वो खुद भी पढ़ता है, उसके खुद का भी ज्ञान का परिमार्जन होता है, विकास होता है और वो भी कहीं ना कहीं शिक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है, उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? रेखांकित शब्द की जगह यहाँ पर रेखांकित में हटा देता हूँ, सिद्ध करता है।
तो सिद्ध करने को यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर रेखांकित रूप में प्रमाणित भी कर सकते हैं। औचित्य प्रमाणित करता है, ठीक है। औचित्य, अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने से आशय है उसको प्रमाण सहित अवगत कराना। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का क्या अर्थ है? नितांत शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर नितांत शब्द का अर्थ है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। नितांत शब्द का अर्थ बिल्कुल या अति के रूप में प्रयोग किया जाता है। समारोह में पहुंचना नितांत आवश्यक है। नितांत मतलब बिल्कुल आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का क्या अर्थ होता है? तो प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ होता है वर्णमाला सिखाना, ठीक है। देखिए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग एकदम गलत होगा। भाषा का प्रभावी प्रयोग करना ये भी प्राथमिक स्तर पर उतना उचित नहीं है। साहित्य की रचना करना भी गलत है। आप वर्णमाला सिखाओगे और वर्णमाला जब सिखा दोगे, वर्णों का ज्ञान होगा, उसके बाद शब्द का ज्ञान होगा, शब्द के बाद जो है वाक्यों का ज्ञान होने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो यह विचार वाइगोत्स्की का है। किसका है? वाइगोत्स्की का। अगला है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषाई विकास की दृष्टि से बाल साहित्य यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। तो मुख्य अंतर का आधार है भाषाई परिवेश, भाषा परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार भाषा परिवेश है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो हम सबसे ज़्यादा महत्व किसको देंगे? पोर्टफोलियो को। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में हम सबसे ज़्यादा महत्व पोर्टफोलियो को देंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो बच्चों की हर प्रकार की प्रगति का पूर्ण लेखा जोखा होता है, जो बच्चों के क्रमिक विकास की जानकारी देता है। यह बच्चों के आकलन का सबसे सरल तरीका भी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।